हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2014 का जो पेपर फर्स्ट था उसके भाग थर्ड को, जो भाषा सेकंड अंग्रेजी है। हिंदी का डिस्कशन हमने कर लिया था, अब इंग्लिश का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारे जितने भी यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसके सोल्यूशन आपको मिल सकें। तो चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल करना है। रितु इज डैश मोस्ट एक्टिव गर्ल इन डैश है, फिर फैमिली है। रितु क्या है? मोस्ट एक्टिव गर्ल। देखिए यहाँ मोस्ट मतलब सबसे एक्टिव है गर्ल, कहाँ पर? इन फैमिली, उसकी फैमिली। यहाँ पर रितु और उसकी फैमिली की बात हो रही है स्पेशली, ठीक है। तो देखिए मोस्ट के साथ वैसे भी क्या आता है? द, तो द पहले ऑप्शन में करेक्ट होगा, लेकिन द है इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गए। अब इन दोनों में देखिए कौन बच रहा है। रितु इज द मोस्ट एक्टिव गर्ल इन, अब किसमें? आ फैमिली में या इन द फैमिली में? तो केवल उसी फैमिली की बात हो रही है, इसलिए इसमें भी क्या होगा? द यूज होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाता है, ठीक है। रितु इज द मोस्ट एक्टिव गर्ल इन द फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री इन इज कॉल्ड। ऐसा व्यक्ति जो रिगार्ड्स करता है, मतलब किसको रिगार्ड करता है? होल कंट्री, मतलब पूरे वर्ल्ड को, होल वर्ल्ड सॉरी, पूरे वर्ल्ड को रिगार्ड करता है एज हिज कंट्री, मतलब अपने देश की तरह जो है उसको सम्मान देता है, सादर देता है, मतलब रिगार्ड करना। पूरे वर्ल्ड को अपने देश की तरह समझता है, तो वो उसका क्या है? पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। तो यहाँ देशभक्त नहीं होगा क्योंकि होल वर्ल्ड की बात हो रही है। नेशनलिटी, नेशनलिज्म होगा, इसमें भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रवाद की बात होती है, और ये मेट्रोपॉलिटन तो अलग ही वर्ड है, मतलब क्या होता है? महानगर होता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा कॉस्मोपॉलिटन। इसका मतलब होता है सर्वदेशीय, मतलब वो पूरे वर्ल्ड को अपने देश की तरह मान रहा है ना, उसका सम्मान कर रहा है, हर चीज कर रहा है, तो यहाँ ये वर्ड सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेरीड मीन्स। जो क्वेरीड वर्ड है इसका मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट, दूसरा है मीजर ऑफ कैपेसिटी, या फिर यूज्ड इन ग्लास विंडोज, या फिर फ्लोर टाइल। तो फ्लोर की टाइल इसका मीनिंग होगा, ये यूज ग्लास, जो विंडो में ग्लास यूज किया जाता है, ये कैपेसिटी मेजर करना, या एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, ठीक है। क्वेरीड का मतलब पहले समझ लीजिए, जैसे खदानें होती नहीं तो किसी चीज को वहां से निकालने का मतलब होता है, जैसे स्टोन है ना, या फिर और सारे मटेरियल्स होते हैं वहां पर निकाले, खुली जगह से निकाले जाते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होगा? एक्सट्रैक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो ये सेंटेंस दिया है इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। बॉयज का क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। पास्ट, देखिए पास्ट में हमेशा क्या आता है? हैड आता है, तो हैज है तो नहीं आएगा, वैसे भी हैज है हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए हैव है, हैज है, हैव, तो इससे पता चल रहा है ये दोनों रॉन्ग है, ये दोनों रॉन्ग है। आ कौन सा रहा है? हैड बीन आ रहा है, हैड बीन है यहाँ पर, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में ये यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, द लेसन टॉर्च बियरर्स। टॉर्च बियरर्स का मतलब होता है टॉर्च को ले जाने, या टॉर्च मतलब यहाँ मसाल होता है, मसाल ले जाने वाले। इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स। नीचे राइटर्स दिए गए हैं, ये कविता या पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? एजी गार्डनर। देखिए ये सॉरी ये कविता नहीं है, एक प्रोज का लेसन है, ठीक है। ये यूपी बोर्ड की 10th क्लास की बुक में एक चैप्टर है, टॉर्च बियरर्स मतलब मसाल ले जाने वाले। एजी गार्डनर है, या WM रिबर्न है, या HG वेल्स हैं, या रोडा पावर हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है WM रिबर्न, ठीक है। इन्होंने ये लेसन लिखा हुआ है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ रहे हैं। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे सेंटेंस दिया गया है, इसमें फिगर ऑफ स्पीच मतलब जो अलंकार होता है ना वो चुनना है। द विंड लाइज अस्लीप इन द आर्म्स ऑफ डॉन। तो यहाँ पर देखिए मेटाफर है, हाइपरबोल है, या फिर ऑक्सीमोरोन है, या पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ विंड की बात हो रही है ना। विंड क्या? लाइज अस्लीप इन द आर्म्स ऑफ डॉन। जो डॉन मतलब जैसे सुबह, मतलब जैसे कहते हैं भोर हो गई, तो सुबह के मतलब जो भोर वाली जो आर्म्स होती हैं, बाहें होती हैं, उसमें हवा का स्थान है। तो हवा उसमें है किसकी बाहों में? भोर की बाहों में। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हवा और ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, मतलब
क्या जीवित प्राणी नहीं है ना, तो यहाँ पर देखिए पर्सोनिफिकेशन होगा। क्यों होगा? पर्सोनिफिकेशन में मानवीकरण, मतलब किसी निर्जीव चीज को क्या कर लिया जाता है, एक सजीव के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर किसी भोर की तो बाहें होती नहीं है, सुबह की बाहें तो होती नहीं है, तो यहाँ पर इसीलिए पर्सोनिफिकेशन। मेटाफोर क्या होता है? रूपक होता है, इसमें ये नहीं है। ठीक है, ऑक्सीमोरोन में क्या होता है? विरोध होता है, विरोध प्रदर्शित होता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? सी हो गया। 67 है क्वेश्चन नंबर, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। फ्रेज दी गई है, इसका करेक्ट मीनिंग चुनना है। फुट द बिल। फुट द बिल का मतलब क्या होता है? टू टीयर द बिल, या फिर टू किक द बिल, या फिर टू पे, या फिर टू थ्रो द बिल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो टू पे होता है, किसी चीज को पे करना होता है, फुट द बिल का मतलब। 68 क्वेश्चन नंबर है, इंडिकेट द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। टेंस बताना है। आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। मैंने क्या किया? उसे जो है एक पत्र सेंड मतलब भेजा है। इसमें टेंस बताना है। देखिए इसमें वाक्य क्या हैव आ रहा है, मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रही है हैव। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो हैव आता नहीं है ना, और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में भी तो हैड आता है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये करेक्ट है, इसे हेल्पिंग वर्ब से पकड़ लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैव बीन आता है, ना कि हैव। तो ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? इसमें सी हो जाता है। 69 क्वेश्चन है, फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ। ये फोनेटिक्स जो है किस चीज का साइंस होता है? रीडिंग का साइंस होता है, राइटिंग का साइंस, या फिर साउंड का साइंस होता है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होता है वो साउंड का साइंस ये होता है। ठीक है, फोनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। जो लैंग्वेज लर्निंग होती है, कोई भी भाषा या जो सीखना किससे शुरू होता है? लिसनिंग से होता है, स्पीकिंग से होता है, रीडिंग से होता है, या राइटिंग से तो होता है? भाई भाषा का जो सीखना शुरुआत होता है वो लिसनिंग से होता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है 71, जनरल एम ऑफ प्रोज। जो प्रोज का जनरल एम होता है, सामान्य उद्देश्य होता है जो, ठीक है, पढ़ाने का, प्रोज को टीचिंग करने का, इज टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू डेवलप। जो स्टूडेंट में क्या डेवलप करने में हेल्प करता है? इंटरेस्ट इन रीडिंग मतलब पढ़ने में दिलचस्पी बढ़ाना, या फिर क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाना, या फिर कंप्रेंशन एबिलिटी बढ़ाना, या फिर ऑल ऑफ द एबोव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है ऑल ऑफ द एबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, विच इंडियन रिफॉर्मिस्ट सपोर्टेड इंग्लिश। हाँ, तो क्या था? विच इंडियन रिफॉर्मिस्ट सपोर्ट इंग्लिश एजुकेशन। किस जो है भारतीय समाज सुधारक ने इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया था अपने इंडिया में? राजा राम मोहन राय ने किया था, या फिर एम.के. गांधी ने किया था, या फिर स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो राजा राम मोहन राय। ये जीएस में भी क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब ईवीएस वाले पार्ट में भी पूछा जा चुका है, अपर वाले टेट में। ठीक है, राजा राम मोहन राय जो हैं इन्होंने ही इंग्लिश एजुकेशन को भारत में सपोर्ट किया था उस टाइम जब ब्रिटिश काल चल रहा था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 73, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। नीचे फ्रेज दिया हुआ है, इसका करेक्ट मीनिंग बताना है। क्या है? टू ब्रिंग टू लाइट। टू ब्रिंग टू लाइट इसका मतलब देखिए, टू रिवील, या फिर टू कंसील, या फिर टू प्रेज, या फिर टू अपील। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होता है टू रिवील होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को प्रेजेंट करना। ठीक है, किसी चीज को, जैसे कि होता है ब्रिंग टू लाइट, प्रकाश में लाना, तो यह किसी चीज को प्रेजेंट करना होता है इसका मतलब। 74 क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कॉन्सिक्वेंस। वर्ड दिया है, इसका सिनोनिम चुनना है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है? प्रूफ होता है, कंक्लूजन होता है, एंड होता है, रिजल्ट होता है। तो इसका मतलब अगर आपको पता है, इसका मतलब होता है परिणाम। ठीक है, मतलब रिजल्ट, जाहिर सी बात हो गया। तो रिजल्ट क्या होगा? ये होगा। करेक्ट ऑप्शन डी बन गया इसमें। नेक्स्ट है 75, चूज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन सक्सीड। चूज द फॉलोइंग वर्ब, इसमें जो है नीचे वर्ब का जो दिया है, इसका नाउन प्रोसेस चुना। सक्सीड का मतलब भाई ये वर्ब है, इसका जो नाउन होगा वो क्या होगा? सक्सेसफुल होगा, या सक्सीडिंग होगा, या फिर सक्सेस होगा, या फिर सक्सेसफुली होगा। तो
तो इसमें देखिए जो सक्सेसफुल है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है, और सक्सीडिंग भी वर्ब है, और ये सक्सेसफुली जो क्या है ये एडवर्ब है, और जो नाउन होता है यहाँ पर ये होता है सक्सेस, सक्सीड का जो नाउन पार्ट होता है वो सक्सीड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ, ये स्टेटमेंट किसका है, लैंग्वेज क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म्स द ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन का बिहेवियर है उसकी विशेषताओं में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल मतलब लैंग्वेज निभाती है, या लैंग्वेज है उसका इंपॉर्टेंट सबसे, ये किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसने दिया है, ग्लीजन ने दिया है, या मैकाइवर एंड पेज ने दिया है, या महात्मा गांधी ने, या डॉक्टर RK अग्रवाल ने दिया है, तो इसमें तो ये दिया है ग्लीजन ने, ठीक है, ये लाइन किसने दी है, स्टेटमेंट ग्लीजन ने दी है। अगला क्वेश्चन है 77, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है, हिज ब्लाइंड, हिज ओन फॉल्ट, हिज ओन फॉल्ट, वो क्या है, अंधा है, किससे, हिज ओन फॉल्ट, तो यहाँ पर विद होगा या टू होगा या ऑफ होगा या फॉर होगा, तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे टू होगा, हिज ब्लाइंड हिज ओन फॉल्ट, वह अपनी गलतियों में क्या है, अंधा, मतलब गलतियां करने में क्या है, अंधा ही है, ठीक है, तो यहाँ टू होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द पोएम द नेशन बिल्डर्स, जो पोएम है राष्ट्र निर्माता, ठीक है, इज कंपोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स, नीचे पोएट्स दिए गए हैं, इनमें से किस पोएट ने ये कंपोज की है, कंपोज्ड की है, यहाँ पे पी नहीं लिखा है देखिए, है ना, मिसप्रिंट है, H.W. लॉन्गफेलो, या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ, या फिर रैल्फ वेल्डो एमर्सन, या फिर बेन जॉनसन, तो करेक्ट ऑप्शन जो इसमें है वो है रैल्फ वेल्डो एमर्सन, इन्होंने ही जो है नेशन बिल्डर्स को जो है कंपोज किया था, ये 10th क्लास की पोएट्री वाले यूपी बोर्ड की जो बुक होती है उसमें पोएट्री वाले पार्ट में बुक ये पोएम दी है, नेशन बिल्डर्स मतलब राष्ट्र के निर्माता कैसे होते हैं, तो वो सब चीज़ इसमें बताया गया, जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं वो उनकी क्वालिटीज़ के बारे में ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो टू कंप्लीट द सेंटेंस। चूज द करेक्ट वर्ड, यहाँ पर करेक्ट वर्ड चुनना है, ठीक है, और इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। द सोल्जर्स, जो सिपाही लोग हैं, थ्रू द टाउन, टाउन के द्वारा क्या किए गए, वॉक्ड मतलब टहलाए गए, या मार्च्ड मतलब निकाले गए, या फिर रैन मतलब दौड़ाए गए, या फिर सजेस्टेड किए गए। तो यहाँ पर देखिए सोल्जर्स की बात हुई, यहाँ वॉक और रैन, ये इनका कोई तुक नहीं बनता है। करेक्ट ऑप्शन जो होता है वो है यहाँ पर बी ऑप्शन, मार्च्ड मतलब उनको वहां से उस टाउन के द्वारा क्या किया गया, निकाला गया। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पॉजिटिव केस, कौन सा जो है इसमें पॉजिटिव केस है, आई है, मी है, यू है, या माइन है। देखिए पॉजिटिव केस में क्या होता है, हमेशा ओनरशिप दिखाई जाती है, ओनर मतलब अपने आप का मालिकपन तरह दिखाया जाता है, अपना हक दिखाया जाता है। तो यहाँ पे आई मैं होता है, मी मतलब मेरा, मुझे, यू मतलब तुम्हारा, लेकिन माइन मतलब क्या होता है, मेरा मतलब वो अपनी जो है ओनरशिप दिखा रहा है माइन में। तो यहाँ पर माइन जो होता है वो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव केस किस कौन कौन से वर्ड उसमें आते हैं, हिज है मतलब उसका, या हियर है, या योर है मतलब तुम्हारा, माइन है ना, ये सब वर्ड इसमें आते हैं, ओनरशिप दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द difficult to do without paying large amount of money। What is difficult, क्या कठिन होता है, to do without करने में, क्या करने में कठिन होता है, किसके बिना, without paying a large amount of money मतलब बिना बड़ी मात्रा में मनी को पे किए बिना क्या कठिन होता है, मतलब उसके लिए मनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। to lodge पुलिस कंप्लेंट, या फिर टू हायर एन ऑटो फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस मतलब किसी ऑटो को थोड़ी दूर तक हायर करना, इसके लिए लार्ज अमाउंट में मनी जो चाहिए होता है। या फिर टू रीच साइड स्ट्रीट, साइड की गली में पहुंचना, या फिर टू ब्रोड अ फ्लाइट, यहाँ पर आ अलग है, फ्लाइट है, ठीक है, फ्लाइट की बात हो रही है, वो उड़ने वाले की बात, फ्लाइट जो होती है। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट यही होगा, ठीक है, टू बोर्ड अ फ्लाइट। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है, नेम द फेमस पोएट हु रोट द फॉलोइंग लाइन। नीचे कुछ लाइंस दी गई हैं, ये किसने लिखी हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, यहाँ एंड और वेट अलग अलग है, ठीक है। ये लाइन किसने लिखी है, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट,
ये लिखा है जॉन मिल्टन ने, ठीक है। जॉन मिल्टन की जो पोएम है उसमें ये लिखा गया है, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। इसमें जो कविता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, 12th क्लास में शायद है। इसमें क्या है भाई, ये कवि अंधा होता है तो उसके बारे में ही बताता है, मतलब भगवान के प्रति अपनी जो श्रद्धा या दूसरों से कंपैरिजन करना, ये सब बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पर सेंटेंस दिया है, ठीक है, इसको कंप्लीट करना है करेक्ट ऑप्शन यूज करके। वॉक केयरफुली, केयरफुली मतलब बहुत ही सावधानी से वॉकिंग करो, वो मतलब टहलो। लिस्ट, यहाँ पर लिस्ट नहीं होगा, लेस्ट होता है, ठीक है, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, मतलब केयरफुली वॉक करो, कहीं ऐसा ना हो। यू मे फॉल डाउन, कि तुम क्या हो, गिर जाओ, या यू शुड फॉल डाउन, या यू विल फॉल डाउन, या फिर यू कैन फॉल डाउन। इसमें कौन सा करेक्ट है? तो देखिए लेस्ट के साथ हमेशा क्या यूज होता है, हमेशा शुड यूज होता है। यू शुड फॉल डाउन मतलब कहीं तुम गिर ना जाओ। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ये याद रखना है कि लेस्ट के साथ हमेशा, क्योंकि लेस्ट उसी वर्ड में आता है जहां पर बात की जाती है, जैसे इसमें कहा गया है केयरफुली मतलब सावधानी से क्या वॉकिंग करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो सब में गिरने की बात है या कहीं कुछ और बता सकता है, तो हमेशा शुड ही इसके साथ यूज होता है। नेक्स्ट है फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है इसमें, ठीक है। पहला ऑप्शन है द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वॉज नॉट गुड, या फिर यू ही एंड आई एम गुड फ्रेंड, यू ही एम एंड आई। अब यहां देखिए, यहां पता चल गया है यू ही एंड आई एम नहीं होगा, यहां तीनों की बात यहाँ कॉमन नहीं लगा है। यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, यहां पर होना चाहिए आर। फिलहाल अगले ऑप्शन देख लेते हैं, लेकिन इसमें करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा ये एम यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर यू मतलब ये रूल होता है 2 3 1, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन और फर्स्ट में आई मी माई ये सब आते हैं कि नहीं आते हैं, थर्ड में ही सी है ना, दीज ये सब आते हैं, दे, और सेकंड में यू यूर ये सब आते हैं। तो हमेशा ये भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है जब तीनों पर्सन एक ही सेंटेंस में यूज होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसका जो है सीक्वेंस क्या होता है, हमेशा पहले सेकंड। देखिए यहाँ सेकंड पर्सन आया है पहले, फिर कौन सा पर्सन आया है प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, फिर आया है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो यहाँ अगर आर यूज होता तो ये करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ इनकरेक्ट चुनना है तो एम यूज हुआ है, जबकि यहाँ आई को ना देखकर सीधे हमें तीनों को देखना होता है। तो अगले ऑप्शन में अगर कहीं ये लिखा होता ही यू एंड आई तो ये रॉन्ग हो जाता, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन बी बन गया। नेक्स्ट पेज पर ऑप्शन देख लेते हैं। द अरेबियन नाइट्स इज स्टिल अ ग्रेट फेवरेट। देखिए द अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स क्या है, ये एक बुक है, ठीक है। अरेबियन नाइट्स क्या है, एक बुक है, ये बहुत ही फेमस बुक है। तो यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे आर लगना चाहिए, एस लगा है, प्लूरल है, तो ये प्लूरल कोई वर्ड नहीं है, ये स्पेशल एक बुक है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके साथ इज यूज होगा, ये करेक्ट है। ईच ऑफ द स्कॉलर्स हैज डन वेल, यहाँ पर ईच मतलब प्रत्येक स्कॉलर की बात कर रहा है, हैज आया है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स। डू नॉट इंसल्ट मतलब इंसल्ट मत करो, किसकी, योर एल्डर्स अपने बड़ों की। तो यहाँ पर ऑर्डर वाला जो है सेंटेंस है, ठीक है। नॉट से जितने भी पैसिव वॉइस में चेंज करने होते हैं वो हमेशा स्टार्ट होते हैं लेट से, ठीक है। परमिशन की बात हो रही ना, तो यहाँ पर लेट में तीन में तो लेट है, लेकिन एक वैसे भी रॉन्ग हो गया। लेकिन जो सब्जेक्ट, भाई ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर देखिए यू किस में लास्ट में आ रहा है, उससे पकड़ सकते हैं आप, यू इस सेंटेंस में लास्ट में आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ से पकड़ में आ जाता है। लेट योर एल्डर्स नॉट बी इंसल्टेड बाय यू, तो क्योंकि उसके मतलब किसी से बात कर रहा है ना, कि किसी से बता रहा है, किसी को ऑर्डर दे रहा है, तो उसको यू के रूप में यूज किया गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। फाइंड आउट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस, जो ग्रामर के रूप में ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है उसे फाइंड करना है, बाकी तीन रॉन्ग हैं। पॉलिटिक्स आर, देखिए यहाँ पर पॉलिटिक्स लिखा हुआ है, पॉलिटिक्स में क्या लगता है, एस लगा हुआ है, तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पर स्पेलिंग रॉन्ग है थोड़ी सी, TICS होता है, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है।
पॉलिटिक्स आर, और नहीं होगा, पॉलिटिक्स हमेशा जैसे मैथमेटिक्स सिंगुलर में यूज होता है वैसे भी पॉलिटिक्स भी जो है सिंगुलर में यूज होगा, तो ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं बनेगा। सेकंड है इट इज यू हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल, इट इज यू, ये तुम हो, इसमें तो शायद कुछ गलत नहीं लग रहा है ना, देख लेते हैं आगे। भाई जिसमें करेक्ट फाइंड करना हो तो पहले जो है सारे चेक कर लिए जाते हैं भाई, ऐसा तो है नहीं कि एक नज़र में आप तुरंत फाइंड कर लेंगे, या तो बहुत ही अच्छे से तैयारी की हो ना। तो इसमें देखिए सी वाला ऑप्शन क्या है, आई यू एंड ही इज गुड फ्रेंड। अब देखिए यही यहाँ भी वही आ गया, आई यू एंड ही, यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू सेकेंड है और ही थर्ड है, तो ये सीक्वेंस नहीं लागू होता है। मैंने बताया था 2 3 1 नंबर याद रख लीजिए, 2 मतलब सेकेंड, थर्ड मतलब थर्ड पर्सन है, फर्स्ट मतलब फर्स्ट, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। तो इसमें वैसे भी रॉन्ग है दो तरीके से, एक तो सीक्वेंस गलत है, दूसरा इज यूज हुआ है इसमें भी, अगर आज आर यूज होता तो दूसरी बात थी, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, थर्ड है गंगा, देखिए गंगा के पहले हमेशा क्या लगता है, दा लगता है, तो ये वैसे भी रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन बन गया, बी आपका ऑप्शन करेक्ट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, स्टेट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। जो अंडरलाइन वर्ड्स है इसमें पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, तो इसमें अंडरलाइन वर्ड शो नहीं है, इसमें अबो है अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, ही लुक्ड, उसने देखा, अबो इन द स्काई, मतलब आसमान में उसने ऊपर देखा, तो यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच बताना है अबो को, ये कौन सा है, एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है या एडवर्ब है। तो देखिए यहाँ पर ये नाउन तो नहीं है क्लियर ही, ये क्या विशेषता बता रहा है, किसकी बता रहा है, अबो मतलब ऊपर, किसको देखा गया, ऊपर देखा गया, आसमान को तो देखा गया, लेकिन कहाँ, मतलब देखने की विशेषता बता रहा है, ऊपर देख रहा है कि नीचे देख रहा है, तो यहाँ देखने, लुक्ड मतलब देखने की विशेषता बता रहा है कि वो ऊपर देख रहा है, डाउन होता तो नीचे हो जाता, लेकिन लुक्ड की विषय, मतलब ये लुक्ड क्या है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ ये सब्जेक्ट है, सॉरी नाउन है नहीं, तो एडजेक्टिव भी नहीं होगा, अगर नाउन होता ये तो एडजेक्टिव आंसर करेक्ट होता। ये है वर्ब, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो वर्ब की विशेषता बताता है उसे बोलते हैं एडवर्ब। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन, द पैसेंजर्स अलाइटेड, आगे है द बस, द पैसेंजर्स क्या अलाइटेड मतलब नीचे उतरे, किससे उतरे, फॉर द बस, टू द बस, एट द बस या फ्रॉम द बस, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम, क्लियर पढ़ने में ही लग रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 89, फाइंड वेयर द एरर इन द सेंटेंस, एरर फाइंड करना है इस सेंटेंस में। देखिए आई एम रीचिंग, आई एम रीचिंग कहाँ की बात हो रही है, स्कूल, मतलब आई एम रीचिंग स्कूल, मैं स्कूल पहुंच रहा हूं इन टाइम में, एवरी डे, मतलब ये तो भाई ये तो सही लग रहा है, आई रीच स्कूल इन टाइम एवरी डे, तो इसमें तो करेक्ट कुछ सब लग रहा है करेक्ट, लेकिन आई एम रीचिंग, रीचिंग से मतलब कुछ अलग लग रहा है ना, तो रीचिंग यहाँ पर फिलहाल नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो सकता है, रीच हो सकता है, रीच्ड हो सकता है ना, तो ये चीज यहाँ पर गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन ए वाला बनेगा इसमें, ए क्या है, इनकरेक्ट है, एरर मतलब गलती इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट आउट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, फिगर ऑफ स्पीच बताएं। देखिए फिगर ऑफ स्पीच का पहले भी एक क्वेश्चन आया था ना, देखिए एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, एंड हैविंग नथिंग मतलब कुछ ना होने पर भी जो है ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है। देखिए ये लाइन जो है कहाँ से ली गई, पहले तो हम ये बता रहे हैं, 12th क्लास में हमने पढ़ा था इसको, जो है 11th 12th मतलब एक ही में था हमारे टाइम में। उसमें क्या होता है, सेकंड या थर्ड लेसन है जहाँ तक मुझे याद है, फर्स्ट तो मर्सी ही थी, स्टार्टिंग के वैसे भी लेसन ज़्यादा याद रहते हैं ना, तो सेकंड या थर्ड था कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, लेसन का नेम था। उसमें लास्ट लाइन ये है उस पोएम की लास्ट लाइन, एंड हैविंग नथिंग मतलब कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, एक हैप्पी लाइफ का कैरेक्टर क्या होता है उसमें पोएट ने वो बताया है कि जो हैप्पी है उसके पास कुछ ना होते हुए भी वो उसके पास क्या होता है, सब कुछ होता है। तो यहाँ पर देखिए दो अपोजिट चीजें बता रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर विरोध बताया जा रहा है, ना होते हुए भी, तो आपको इंग्लिश के जो है फिगर ऑफ स्पीच पता होने चाहिए, किसमें विरोध बताया जाता है, कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है उसके पास, तो विरोध किसमें बताया जाता है, ऑक्सीमोरोन में, विरोधाभास जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन बन गया। तो इंग्लिश का पार्ट यहीं पर फिनिश होता है, अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेकर मिलेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए लाइक शेयर इसे करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।